छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। तो आज की कहानी जो है हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट चंबा की है। चंबा डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसे पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। आखिरकार क्यों आप इस ज़िले को पढ़ना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस ज़िले से कई ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप एक टूरिस्ट है, आप घूमना चाहते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से आपको हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा के बारे में जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि चंबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में अगर आप जान जाते हैं तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रेशर आते हैं उसको हल कर पाएंगे। आखिरकार मैंने चंबा डिस्ट्रिक्ट को क्यों उठाया आज, और इसके ऊपर मैं इस तरह काम करूंगा कि पेपर में कोई भी प्रश्न आए तो वो आपका ना छूटे, चाहे वो एचएस का पेपर हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का पेपर हो, चाहे एलाइड की बातचीत की जाए, चाहे किसी अन्य पेपर की बातचीत की जाए जो हिमाचल प्रदेश का है और जहां पर हिमाचल जीके का क्वेश्चन आता है। आखिरकार आप सोचेंगे कि मैंने यहां पर सोर्स कौन कौन से उठाए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, अभी बताने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्यों इंतजार करना है? क्योंकि सोर्स जरूरी होता है। आखिरकार जिन जिन किताबों से मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि चंबा की हिस्ट्री के ऊपर कई किताबें लिखी गई है। चंबा अचंबा एक किताब है। चंबा नगरी एक किताब है। चंबा के इतिहास के बारे में जो उसकी वंशावली है वो किताब जो है, वहां से मैं ये कंटेंट आपके सामने ला रहा हूं। अब ये तो रही वास्तविक तौर पर लेखक की किताबें। इसके अलावा रेफरेंस बुक कौन कौन सी है? तो रेफरेंस बुक बलोखा जो है वहाँ से ये कंटेंट उठाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ देवराज शर्मा, अगर मैं बातचीत करूँ तो मियाँ गोवर्धन जो है, उन किताबों से ये कंटेंट आपके सामने लाया गया है। आखिरकार आप और भी अगर जानना चाहते हैं तो एक जोटका एकेडमी की किताब है, उसमें भी जो कुछ मुझे लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए वो मैंने इस मतलब सेशन या ये सीरीज जो है चंबा की उसमें जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं इस चंबा नगरी की तरफ। और चंबा नगरी के बारे में जानने से पहले आपको इसके ढेर सारे नाम जो है याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कई ढेर सारे नाम आपके पेपर में पूछते हैं और उस वक्त आपको डर ना हो। आपको याद रहना चाहिए कि चंबा का एक नाम ब्रह्मपुर था, अभी है, आगे भी रहेगा, पर ये प्रचलन में अभी नहीं है। ब्रह्मपुर नाम है, किताबों में लिखा हुआ है, लोग इसको ब्रह्मपुर नाम से जानते हैं, पर अगर हम बातचीत करें तो क्या प्रचलन में अभी ब्रह्मपुर है? जी नहीं, प्रचलन में नहीं है। कुछ एक चीज़ें समय के अनुसार बदल जाती है और उसका नया रूप हमारे सामने आता है। तो ब्रह्मपुर का नया रूप अभी चंबा हमारे सामने है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि चंबा का पुराना नाम ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का हृदय, ब्रह्मा का आवास। ब्रह्मा जहां पर रहना पसंद करे उसको हम ब्रह्मपुर कहते हैं। आखिरकार ब्रह्मपुर जो है ये ब्रह्मौर का नाम हुआ करता था, पर जो ब्रह्मौर है वही उस वक्त कैपिटल हुआ करती थी, उसी के नाम से पूरे चंबा को जाना जाता था। एक समय ऐसा था। हम आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें पता चलेगी। आगे जो बातचीत है, बातचीत इस तरह है, अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मपुर के साथ साथ ही यरमोरी भी इसका नाम रहा। यरमोरी क्यों इसको कहा गया? कहते हैं कि यरमोरी से ही बरमोरी निकला है, यरमोरी से ही बरमोर नाम बना हुआ है। एक समय में ब्रह्मपुर हुआ करता था, फिर ब्रह्मपुर से के बाद में यरमोरी आया, यरमोरी का बदला हुआ रूप बरमोरी कहलाया। और बरमोरी इसलिए कहलाया क्योंकि यर एक जगह थी और उसी को लोगों ने कुछ समय के बाद भर का कहना शुरू कर दिया और ये बन गया बरमोरी। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद कल्पग्राम उस वक्त की एक कहानी है। ये कहीं ना कहीं अगर हम बातचीत करें तो ब्रह्मपुर से पहले एक गांव माना जाता है, या पैरेलल ऐसे मान के चलो कि उसी वक्त की बातचीत है जब ब्रह्मपुर भी नाम था और कल्पग्राम भी
बरमोहर या चंबा का नाम हुआ करता था। मैं बरमोहर या चंबा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि चंबा बाद में अस्तित्व में आया, बरमोहर पहले था। बरमोहर के नाम से ही चंबा की उस वक्त पहचान हुआ करती थी। इस बात को अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। एक बात क्लियर होगी, कल्पग्राम और ब्रह्मपुर जो है एक ही समय में अलग अलग नाम है। और कल्पग्राम ये वो ग्राम है जहां से ये मेरू वर्मन या मारू वर्मन, जब अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, कहा जाता है वहां से आए थे। और ये कल्पग्राम कोई नाम का गांव नहीं है, कहीं ना कहीं कल्पना पर आधारित एक ग्राम जो है इतिहासकार कहते हैं। हो सकता है कि कल्पना की हो उन्होंने, जब जो कल्पग्राम से जो लोग आए और जो चंबा का बरमोहर जो था उसकी स्थापना की, बरमोहर या ब्रह्मपुर की स्थापना की, तो लोगों को उस वक्त इनके आवास का पता नहीं था। तो लोग जब बात करते हैं तो उन्होंने कल्पग्राम कहा कि ऐसा कहते थे, कुछ कल्पग्राम से वो लोग आए थे। तो कल्पग्राम आपको अच्छे से याद रखना। गदियार, देखो गदियार भी एक नाम रहा है और ये बरमोहर को ही कहा जाता है। गदेरन या गदियार एक ऐसा नाम है चंबा का जो गद्दियों के रहने की वजह से फेमस हुआ। जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में गद्दी लोग रहते हैं उस रीजन को गदियार कहते हैं। काफी बड़ी अजीब कहानी है। अब चंपावती भी एक चंबा का नाम पड़ा हुआ है, पर ये काफी लेट पड़ता है। और ये जो चंपावती है एक समय में चंबा का नाम रहा है, पर ये बरमोहर का नाम नहीं रहा है। चंपावती जो है चंबा का नाम रहा है। और अगर हम बातचीत करें तो प्रचलन वाला जो वर्तमान नाम है वो चंबा है। और पहला सबसे पुराना ब्रह्मपुर और साथ में उसके बाद कल्पग्राम, फिर यरमोरी, फिर गदियार और उसके बाद चंपावती और फिर चंबा। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो ये नाम जो है चंबा के बारे में देखने को मिलते हैं। आखिरकार आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग नामों से चंबा को पुकारा गया है। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया। ऐसा चंबा जब जिला की बातचीत करें तो ये नाम आपको पहले याद रखने। आगे हम ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं है। साथ में अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहूंगा, कोई भी चीज नहीं छूटने वाली है। आगे चलिए। चंबा के इतिहास के स्रोत, यानी कि चंबा के इतिहास के बारे में हम कैसे जानें, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं किन किन स्रोतों को यूज कर रहा हूं। तो मैं आपके सामने इन दो स्रोतों को ही यूज कर रहा हूं। दो सोर्स ही होते हैं हिस्ट्री में जिसको हम यूज करते हैं। मैक्सिमम हिस्टोरियन भी करते हैं जो किताबें लिखते हैं, और मैं भी कर रहा हूं। तो जो मैं ये स्रोत यूज कर रहा हूं, मैं ऐतिहासिक स्रोत यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। वास्तविक तौर पर ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है, व्हाट इज हिस्टोरिकल सोर्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, कैन वी यूज दीज रिसोर्स फॉर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस, आपका आंसर होगा बिल्कुल 110% हम इन ऐतिहासिक स्रोतों को किसके लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। ऐतिहासिक स्रोत वो स्रोत होते हैं, हिस्टोरिकल सोर्स आर सच टाइप ऑफ सोर्स विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। ऐतिहासिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानिए, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते क्या है। अब मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्या ध्यान से सुनिएगा, कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्स होते हैं, पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं, जिनका लिखित जो विवरण है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर दोज सोर्स या दोज रिसोर्स विच आर नॉट अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप अच्छे से इसको जान जाते हैं तो फिर ऐतिहासिक स्रोत हम अभी देखने वाले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी आने वाले समय में हम देखेंगे। 1 by 1 हर एक के ऊपर काम करेंगे। कभी भी एक क्वेश्चन भी चंबा से गलत नहीं होने वाला है। चंबा के इतिहास की बातचीत करें, चंबा के कल्चर की बातचीत करें, चंबा के भूगोल की बातचीत करें, या फिर हम बातचीत करें कि चंबा जो है वर्तमान में इसका क्या स्टेटस है, करंट के साथ इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको डट कर पढ़ाई करनी है और लर्न करने की कोशिश करनी है। इससे आपको काफी फायदा होगा। चलिए तो देखते हैं जो अब चंबा के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत है, आखिरकार वो कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक स्रोत होते हैं जिनका लिखित विवरण हमारे पास होता है और वहां से हम हेल्प लेकर कई इतिहास के पन्नों को जानते हैं। तो चंबा के इतिहास के पन्ने भी इन स्रोतों के माध्यम से हमारे सामने अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग राइटर ने अलग अलग किताबों के माध्यम से पेश की हैं। तो पहली जो बातचीत करना चाहूंगा मैं, राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी जो है थोड़ी लेट लिखी गई किताब है, अष्टाध्यायी इससे पहले लिखी गई है। पर मैं राजतरंगिणी को क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण किताब है। इट इज इंपॉर्टेंट बुक विच टेल्स अस अबाउट चंबा हिस्ट्री, चंबा कल्चर, जो भी है चंबा के कल्चर के बारे में, चंबा की हिस्ट्री के बारे में ये किताब बताती है। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की लिखी गई किताब है और इस किताब में चंबा का इतिहास कश्मीर के इतिहास के साथ दर्शाया गया है। चंबा और साथ में
कश्मीर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो आपसी मतभेद होते हैं, आपसी आक्रमण होते हैं, उन आक्रमणों को, उन अटैक्स को इस राज तरंगिणी में कल्हड़ ने बड़े अच्छे शब्दों में उकेरा है। अच्छे से बात याद रखिएगा, एक बात तो क्लियर होगी। आखिरकार जो राज तरंगिणी है वो 12वीं जो शताब्दी है उसका इतिहास बताती है। बशौली के कन्फ्लिक्ट के बारे में राज तरंगिणी में लिखा गया है। भलई परगाना जो एक अभी वर्तमान में भलई मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में राज तरंगिणी में लिखा है कल्हड़ ने कि चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में ये कन्फ्लिक्ट का कारण रहा, आपस में उनके मतभेद रहे। जो पाडर एरिया है उसको लेकर जो चंबा के राजा थे और जम्मू के राजा थे उनके बीच में लड़ाई रही। इसके साथ ही चंबा और जम्मू के बीच में जो वैवाहिक संबंध थे वो भी राज तरंगिणी के माध्यम से चंबा की हिस्ट्री में उकेरे गए हैं। ये तो आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई है। आखिरकार राज तरंगिणी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर ग्रंथ जो है उठाऊंगा अष्टाध्याय। देखो, अगर हम बातचीत करें तो अष्टाध्याय जो है इसकी रचयिता पाणिनि जी है। ये संस्कृत का सबसे पुराना व्याकरण है। 2वीं से 3वीं शताब्दी के मध्य इसको लिखा गया, इतिहासकार कहते हैं। और उनको कार्यकाल या जो लिखने का ये टाइम पीरियड है उसके बारे में मतभेद है। कुछ एक बोलते हैं 4वीं से 5वीं शताब्दी, कुछ एक बोलते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। तो मिला जुलाकर अगर हम 2वीं से 5वीं शताब्दी के बीच के कार्यकाल को देखें तो कहीं ना कहीं अष्टाध्याय उस दौरान लिखी गई। तो जब अष्टाध्याय लिखी गई तो अष्टाध्याय में जो ज्यादा विवरण देके रखा है कांगड़ा का विवरण देके रखा है। पर अष्टाध्याय के कुछ एक चैप्टर चंबा और कांगड़ा के बीच के इतिहास जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं। कांगड़ा और जो चंबा का इतिहास है उसके बारे में भी कुछ एक अध्याय लिखे गए हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बातचीत करूं तो जो महाभारत काल आता है तो महाभारत जो है उस वक्त की कुछ एक घटनाएं जो है वो दर्शाई गई है और उस तरह की कलाकारी, उस तरह की चित्रकारी जो है चंबा के इतिहास में देखने को मिलती है। रामायण अगर मैं बातचीत करूं तो रामायण में तो जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम ब्रह्मपुर के नाम से जानते हैं, जिसको हम यरमोरी या कल्पग्राम के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसे समय की बातचीत है जो रामायण में दर्शाई गई है। रामायण में जो बातचीत कही है कि चंबा के शासक सूर्यवंशी थे। चंबा के शासक कैसे थे? सूर्यवंशी थे। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। विदेशियों के विवरण के साथ साथ ही अगर हम बातचीत करें तो हम आगे बढ़ेंगे। विदेशियों के विवरण जैसे अगर हम बातचीत करें तो किर जो एक मंगोलियन पीपल है उन्होंने चंबा के ऊपर अटैक किया। तो जो चीन की हिस्ट्री है, चीन के इतिहास में इसके बारे में लिखा है और ये जो है विदेशी विवरण जो है उसमें भी इसका विवरण करके रखा है। और साथ में जो हमारे लेखक है वो चंबा की वंशावली को जब पढ़ते हैं तो उसमें भी इसके बारे में विवरण करके रखा है। तो दंत कथाएं व किंवदंतियां भी जो है चंबा के इतिहास को जानने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दंत कथाएं क्या होती है? मुंह से कही गई कहानियां। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जब वो बातचीत करते हैं तो लेखक जो होते हैं उनकी बातचीत को किताबों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करते हैं। इसको कहते हैं दंत कथाएं। वह किंवदंतियां क्या होती है? ये परंपरा पर आधारित होती है, ट्रेडिशनल पर आधारित होती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती हुई कहानियां हैं और ये इन कहानियों के माध्यम से इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर क्या करते हैं? लोगों के सामने रखते हैं। पारिवारिक वंशावली चंबा की जो है वो भी चंबा के इतिहास के बारे में ढेर सारी चीजें बताती है। शिलालेख व ताम्र लेख जो है चंबा के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो मिला जुलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो चंबा के इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत है, ये सारे जो ऐतिहासिक स्रोत है मैंने लिखे हुए, अन्य कुछ स्रोत की बातें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं, चंबा के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। चंबा विशेष की बातचीत करें तो चंबा के विशेष के बारे में अगर हम बातचीत करें तो चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश का प्रांत जो है उसका एक नगर है। और चंबा की बातचीत की जाए तो लगभग 996 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी राजधानी एक समय में भरमौर हुआ करती थी और 920 के आसपास में शिफ्ट की गई। कहाँ पर? चंबा में। अगर हम बातचीत करें तो जो ब्रह्मपुर जब इसकी राजधानी हुआ करती थी तो कहते हैं मारूवर्मन या मेरूवर्मन ने ब्रह्मपुर को स्थापित किया। इतिहासकारों में मतभेद है क्योंकि मारू और मारूवर्मन के बारे में वो सटीक जानकारी या स्पष्ट स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो वो कुछ कहते हैं कि मारूवर्मन ने की, कुछ कहते हैं मेरूवर्मन ने की। पर मिला जुलाकर हमें ऑप्शन के हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको टिक करना होता है। अगर मेरूवर्मन है तो हम
मतलब मेरू वर्मन है तो मेरू वर्मन को करेंगे, मारू है तो मारू को करेंगे। अगर मारू और मेरू दोनों देके रखे तो मारू को क्या करेंगे, सही आंसर कंसीडर करेंगे। इस नगर का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री भी चंपावती के नाम पर साहिल वर्मन ने रखा। अच्छे से याद रखिएगा। चंपा वर्तमान में रावी नदी के आस पड़ोस में है। अगर मैं राजनगर में पीछे की बातचीत करूं, जो आपका ब्रह्मपुर है तो वो जो है बुद्धेल नदी, जो बाद में क्या बोलते हैं खड़ामुख के आस पड़ोस में रावी की ट्रिब्यूटरी बनती है, उसके आस पड़ोस में देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर एक चीज लिखिए कि चंबा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो लेखक कुछ एक कहते हैं कि जॉब, जॉब चंबा का अरबी नाम है। चंबा का अरबी नाम क्या होता था, जॉब, जॉब। अच्छे से याद रखिएगा। और ये जॉब, हॉब, ऑब और गांव भी है। कहाँ पर, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये इसकी प्राचीन राजधानी में बता चुका हूं, ब्रह्मपुर। पर इसके साथ ही इसको भी याद रखिएगा, वराटपट्टनम भी था। ह्यूम सांग, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं, विदेशी एक लेखक हुए हैं, हर्षवर्धन के समय में हमारे हिमाचल में भी आए। तो इन्होंने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि अलकनंदा और करनाली नदियों के बीच में बसा था। तो देखिए, अगर हम बातचीत करें तो ह्यूम सांग ने जिन नदियों का वर्णन दिया है, शायद उस वक्त जो ये रावी है, और रावी के साथ साथ ही जो हमारी चिनाब नदी है उसको इन नामों से जाना जाता हो, जो ये अलकनंदा और करनाली नदियों की जो बातचीत कर रहे हो। क्योंकि चंबा में तो दो नदियां ही बहती है वर्तमान में अगर देखा जाए, पर उस वक्त की भूगोल की परिस्थितियों के अनुसार ह्यूमसांग जब लिखते हैं, शायद उस वक्त इन नदियों को ऐसा नाम दिया गया हो। कुछ काल बाद इस प्रदेश की राजधानी चंबा होगी। 920 के आसपास की बातचीत चली हुई है, और ये जो बातचीत है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। और जब हिमाचल प्रदेश बना तो ये पुराने हिमाचल में मिलाया गया। 15 अप्रैल 1948 को जब हमारे पास 4 जिले आए, चंबा, मंडी, महासू और इसके साथ ही सिरमौर, तो उस वक्त चंबा भी एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उभरा और हिमाचल प्रदेश का पहला जिला था जहां पर बिजली का उत्पादन किया गया। साल हाइड्रो प्रोजेक्ट या भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट से क्या हुआ, चंबा में पहली बार लाइट आई। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये था कुछ एक ब्यौरा जो मैंने आपको देके रखा। इसके साथ ही अगर हम बातचीत करें तो चंबा के वंशज कौन है। आखिरकार जब हम चंबा के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतिहास के स्रोतों को जानने के बाद चंबा विशेष में आपको चंबा के वंशज कौन है, तो सूर्य वंश या सौर राजवंश, अंग्रेजी में सोलर डायनेस्टी, हिंदू धर्म के इतिहास के अनुसार चंद्र वंश या चंद्र राजवंश के साथ सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी आपको पता होगा, सूर्यवंशी का अर्थ क्या है, इस वंश से संबंधित मतलब सूर्य के वंशज माना जाता है। सूर्य का वंश का ये मतलब हुआ। ये कबीला भारत का सबसे पुराना क्षत्रिय वंश था। कौन सा, सूर्यवंशी। आदित्य वंश, मित्रवंश, आर्कवंश, रविवंश जैसे कई पर्यायवाची शब्द इस से भी इसे जाना जाता है। सूर्यवंश को इन नामों से भी जाना जाता है, ये अच्छे से याद रखना। तो इनका जो देवता था प्रमुख, वो सूर्य देवता था। सूर्य जिसको आदित्य या अर्का भी कहा जाता है, और ये कुल देवता मानते हैं कौन, सूर्यवंशी को अपना कुल देवता मानते हैं। और साथ में सूर्य की पूजा करते थे। सौर जाति राजधानी अवध उत्तर प्रदेश, आपको पता है सूर्यवंशी कहाँ हुए, अयोध्या में हुए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यही यहाँ से सीखना है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि सूर्यवंशी जो है चंबा के शासक हुए। तो इसका मतलब कुछ चंबा में सूर्य की पूजा की जाती थी। कुछ समय तक ये जो सूर्यवंशी कबीला था या कहाँ पर रहा, चंबा में रहा। इन्हीं का एक शासक जो था चंबा में आया और चंबा में ब्रह्मपुर की स्थापना की। जो मारू है या मेरू वर्मन जो है, इसको सूर्यवंशी बताया जाता है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था चंबा के बारे में कुछ एक विशेष ज्ञान, और आई थिंक आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। अगर जो बच्चे पेड क्लासेस में आना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1400 रुपये में, सॉरी क्या बोलते हैं, 1499 रुपये में सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाता है। इसका जैसे पॉलिटी का हो गया, मान लो हिस्ट्री का हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट का, या हिमाचल जीके की बातचीत करें। इसके अलावा अगर मैं मिला जुला कर आपसे एक बात कहूँ तो इंग्लिश, हिंदी सब कुछ यहाँ पर आपको इस मंच के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और क्लासेस कैसे रहती है आपको यहाँ पर बताया हुआ पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। साथ में आपको ये जो मैंने आज का फॉर्मेट बताया ऐसे भी देखने को मिलती है। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी क्लासेस रहती है। तो ये सारा का सारा पैटर्न जो है अलग अलग तरीके से आपको करवाया जाता है। ये क्लासेस लाइव रहती है। तो अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो वो आ सकता है। और साथ में 150 रुपये में आपको 4 क्लासेस दी जाती है। ये BPL जिनके घर से कोई शहीद हुआ या दिव्यांगजन के लिए 4 क्लासेस दी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, GS, हिमाचल जीके। और इसके अलावा जो डेली की बात करें, डेली क्लासेस होती है हिंदी, इंग्लिश, GS और हिमाचल का जो जीके है। और ये जो डेली क्लासेस दी जाती है आपको, इसका जो कोर्स रखा है GS का पूरा वो
₹99 रखा है। इसके अलावा अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस अलग अलग उनका भी क्या रखा है, ₹299 जो है ये क्या करते हैं कि प्राइज रखे हुए हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं अच्छे से जानने पहचानने का मौका दिया जाएगा। आप 1-2 दिन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको श्योरिटी दिलाई जाती है कि अगर पढ़ाई में से 65 से 70% तक नहीं आया तो आपका जो भी ये आपने पेमेंट की है वो आपको वापस की जाएगी। तो आप प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनमें जितना भी हमने अभी तक काम किया है, जितने भी पेपर हुए अभी पीछे, जितने भी मतलब मान के चलो कि पिछले 1.5 साल या 2 साल में जितने भी पेपर हुए हैं तो उनमें पढ़ाई में से 65 से 70% पेपर जो है आया हुआ है। मेरे पास लेक्चर रिकॉर्डेड है। इसके अलावा कई मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं। अभी तक 35 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। तो आप बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ देर मत कीजिए, नंबर पर फ़ोन कीजिए और एक बार आकर मेरे साथ जुड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।